मैंने गुड़गांव को गुरुग्राम बनते हुए देखा है। जब किसी भी शहर का विस्तार होता है तो कुछ एक समस्या रहेंगी। अब देखो, कांग्रेस क्या है, विरोधी दल है, उनका काम है आलोचना करना और उसमें कोई गलत नहीं है। प्रश्न ये उठता है कि क्या कूड़े के सिवा उनके पास कुछ और भी मुद्दा था। अभी लगभग 10 दिन पूर्व हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय गुड़गांव आए थे। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक थी, मैं भी उसका सदस्य हूँ। 20 जो पेंडिंग कंप्लेंट थी, शिकायत थी, 19 का निवारण उस कंप्लेंट कर्ता के फेवर में उन्होंने साथ के साथ जजमेंट दे दी। कभी आपने सुना था राजीव चौक का जो इस समय जीर्णोद्धार हुआ है, हीरो होंडा। अच्छा, केएमपी पे आप जाओ, केएमपी से पहले द्वारका एक्सप्रेस, मेट्रो की एंट्री, ये जो सोना से गुड़गांव के अंदर जो इतना बड़ा फ्लाईओवर बनाया है, यही 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिद्ध कर दिया कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। अच्छा, कुछ लोग अभी अभी राजनीति के अंदर पहले थे, फिर 5 साल चुप बैठ गए, अब बिगुल बच चुका है, अचानक मार्केट के अंदर आ गए। मैंने दर्द देखा है, गरीबी देखी है। मैंने अपने बाल्यकाल में 8वीं क्लास में शायद मैंने पहली बारी चप्पल पहनी होगी, नंगे पांव रहते थे, खाने को एक टाइम मिलता था। ऐसी गुर्बत देखी, ऐसी गरीबी देखी। आज हमारी 3 डिस्पेंसरी चल रही हैं उस पंजाबी समाज की, जिसमें लगभग 100 रोगी डेली मुफ्त इलाज, मात्र 20 रुपए की पर्ची, उसमें डॉक्टर की कंसल्टेशन भी फ्री है, दवाई भी फ्री है। चरे वेती यही तो धर्म है मेरा। हम तो जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। इस धारणा से चुनाव के लिए मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन संगठन सर्वोपरि। भाजपा के जो हमारे नेता चले गए, उनका जो सपना था अंत्योदय, पंक्ति के अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है, उसका कल्याण हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, हमारा ध्येय है और इसको हम पूरा करके रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हमारे साथ है बोधराज सीकरी। बोधराज सीकरी भाजपा के वरिष्ठ नेता है, काम कर रहे हैं समाज के लिए, लगातार सक्रिय हैं। आज हम इनसे जानेंगे इनकी राजनीति के बारे में, गुड़गांव विधानसभा के बारे में। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सबसे पहले यही बताइए, आपकी राजनीति में आने की शुरुआत कैसे हुई? ऐसा है कि एक है राजनीति, एक होती है समाज नीति। समाज के अंदर तो मैं लगभग 20-25 वर्षों से जो भी अपनी क्षमता के अनुसार समय समय पर सेवा करता आ रहा हूँ। लेकिन बाद में मेरे एक शुभचिंतक हैं, जिनको मैं कह सकता हूँ मेरे पॉलिटिकल गुरु हैं, उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि आप कुएं के मेंढक मत बनो। राजनीति की परिभाषा क्या है? राज कहते हैं शासन को, राज कहते हैं शासन को, नीति कहते हैं उचित समय पर, उचित स्थान पर उचित कार्य करना। तो यह है राजनीति की परिभाषा। तो उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि अब आपको उस कुएं से निकल के समुद्र में आना होगा, ताकि आप समाज के जो बहुत ऐसा वर्ग है जो वंचित है, असहाय है, उनकी सेवा के लिए व्यक्ति को समाज सेवा के बाद राजनीति में आना चाहिए। तो इस प्रकार मुझे किसी ने प्रेरणा दी और मैं राजनीति के अंदर आ गया। नाम भी बता दीजिए राजनीतिक गुरु का। उनका नाम है प्रोफेसर जगदीश मुखी, जो हमारे निवर्तमान राज्यपाल असम से हैं। पहले हमारे दिल्ली के अंदर वित्त मंत्री रहे हैं और विरोधी दल के नेता रहे हैं। बहुत परिपक्व, सक्षम और शिक्षित और बड़े संतुलित नेता रहे हैं। तो उनसे मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली। उनकी मेरी मित्रता लगभग 35 वर्ष से है। तो समय समय पर मुझे उनका मार्गदर्शन भी मिलता रहता है और समय समय पर मुझे कभी कभी गलत रास्ते पे चल रहा हूँ तो वो उनकी मेरे को झाड़ भी मिलती रहती है। जी। आप गुड़गांव में घूमते हैं, आपको गुड़गांव में कई समस्याएं दिखती होंगी। जैसे अभी पिछले दिनों गुड़गांव से जो लोकसभा का चुनाव लड़े थे राज बब्बर कांग्रेस से, वो डीसी को ज्ञापन सौंप के आते हैं सफाई के लिए, कूड़े के लिए, कूड़ा उठान नहीं होता है, जल भराव के लिए, इन जैसी समस्याओं के लिए ज्ञापन सौंप कर आते हैं। आप इन पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि मेरा बाल्यकाल यहीं का है, मेरी जन्मभूमि और मेरी कर्मभूमि गुड़गांव है। मैंने गुड़गांव को गुरुग्राम बनते हुए देखा है। जब किसी भी शहर का विस्तार होता है तो कुछ एक समस्या रहेंगी। अब देखो, कांग्रेस क्या है, विरोधी दल है, उनका काम है आलोचना करना और उसमें कोई गलत नहीं है। प्रश्न ये उठता है कि क्या कूड़े के सिवा उनके पास कुछ और भी मुद्दा था। राज बब्बर जी आए, एक बड़े वरिष्ठ हमारे फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं। उनको एज ए फिल्म एक्टर हमने बहुत वास्तव में आनंद लिया। पर यहाँ की जो लोकल समस्याएं हैं, आपको सबको मालूम है, कई चीज़ें आउटसोर्स होती हैं। जैसे इको ग्रीन के साथ सरकार का एग्रीमेंट था,
उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं की, जिसके परिणाम स्वरूप एग्रीमेंट को निरस्त कर दिया गया। तो इस प्रकार समय समय पर तकनीकी कारणों की खातिर समस्या आती है। मैं ये नहीं कि मैं कूड़े की कोई वकालत कर रहा हूँ। आपकी सूचना के लिए लगभग 1.5 माह पूर्व मैं पंजाबी बिरादरी महासंगठन का प्रधान हूँ। मेरे 16,000 सदस्य हैं इस शहर के अंदर। तो हमने सोचा कि हमारा एक नागरिक के नाते भी कर्तव्य है, सरकार अपना प्रयास कर रही है, हम सरकार के साथ हैं, लेकिन मैंने 25 सफाई कर्मचारी, 1 सुपरवाइज़र, 1 जेसीपी, डंपर, ये सब लेकर के हमने सफाई अभियान किया। ठीक है, ये गिलहरी प्रयास था, मैं सरकार के मुकाबले में कुछ नहीं कर सकता। प्रश्न ये उठता है कि जो लोग आलोचना करते हैं उनको भी मेरी तरह प्रेरणा लेनी चाहिए कि ये मेरा घर है, मुझे घर में सफाई करने के लिए अगर मेरा बाहर का नौकर नहीं आया किसी कारण से, मैं स्वयं करता हूँ, घर की गृहिणी करती है। इसी प्रकार कभी ऐसा कोई सिचुएशन आती है, ऐसी स्थिति आती है, तो हर व्यक्ति का कर्तव्य बन जाता है कि वो भी ऐसी मुहिम के, मेरे साथ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जुड़ा लेकिन मेरा समाज जुड़ा। आज 16,000 सदस्य मेरी आवाज़ को सुनते हैं। उसका कारण यह है कि कभी कभी इस प्रकार की समस्या आती है। अब आप पूछेंगे जी सिविल हॉस्पिटल की समस्या है। अब इन लोगों ने, कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया है। आपकी सूचना के लिए, जो पुराना सिविल हॉस्पिटल था जिसको अभी पार्किंग बना दिया गया है, उसमें 200 बेड की कैपेसिटी थी। सरकार ने सेक्टर 10 के अंदर सिविल हॉस्पिटल जो बनाया है उसकी 100 बेड की कैपेसिटी थी और 70 एडिशनल बेड लगे हैं। आपकी सूचना के लिए उसकी पीछे पीडब्ल्यूडी बीएनआर ने नया भवन बनाया है। उम्मीद है कि 6 महीने के अंदर उसका कब्जा वो देंगे, उसमें 100 बेड और लग जाएंगे। इसके अतिरिक्त सेक्टर 102 के अंदर एक हॉस्पिटल ऑलमोस्ट 6 महीने में तैयार हो जाएगा, जीएमडीए की कोलैबोरेशन के साथ। एक माँ शीतला देवी मेडिकल हॉस्पिटल और एक कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, उसमें 200 बेड हैं। इसी प्रकार एक झज्जर में जाएँ आप, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ सुविधा की कोई कमी नहीं है, आलोचनात्मक दृष्टिकोण से लोग करते हैं। इसी प्रकार सरकार बहुत ही तत्पर है, गंभीर है लोगों की समस्याओं का समाधान। अभी लगभग 10 दिन पूर्व हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय गुड़गांव आए थे, ग्रीवेंस कमेटी की बैठक थी, मैं भी उसका सदस्य हूँ। 20 जो पेंडिंग कंप्लेंट थी, शिकायत थी, 19 का निवारण उस कंप्लेंट कर्ता के फेवर में उन्होंने साथ के साथ जजमेंट दे दी। ये है नियत। तो जो लोग अपने शासन में कुछ नहीं कर पाए, अब वो आलोचना करेंगे तो उसका कोई उत्तर की कोई भी नहीं दे पाएगा। पिछले दिनों गुड़गांव से जो सांसद है राव इंद्रजीत सिंह और भाजपा के पूर्व मंत्री रहे हैं राव नरबीर सिंह, वो नगर निगम के अधिकारियों के ऊपर सवाल उठाते हैं, घोटाला किया है, पैसे खाए हैं, गुड़गांव को लूट लिया है, इस तरह के आरोप लगाते हैं। राव नरबीर सिंह ने तो ये स्पष्ट कह दिया था कि गुड़गांव को लूट लिया है। तो इस पर आप कैसे सफाई देंगे? ऐसा है कि मैंने दोनों वीडियो सुने हैं। जो विषय जांच का हो उस पर मेरे जैसे व्यक्ति को टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। मैंने यदि कह दिया कि आपके पड़ोस में जो एक अफसर है वो बदनाम है, वो करप्ट है, वो भ्रष्टाचार है, मेरे कहने से नहीं, जब तक जांच नहीं होगी, जब तक उसका रिजल्ट नहीं आएगा, परिणाम नहीं आएगा, तब तक किसी निर्णय पे पहुंचना, तो राजनीति के अंदर इस प्रकार की छीटाकशी चलती है। लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति को किसी प्रकार की टिप्पणी देना उचित नहीं है, क्योंकि दोनों ने मुद्दे उठाए हैं। अब उसके ऊपर जांच होगी और दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा, सब आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं देना चाहता। 10 साल भाजपा की सरकार थी, गुड़गांव में भाजपा सरकार ने क्या काम किया है उसके बारे में बताइए। क्या काम नहीं किया है? कभी आपने सुना था अंडरपास? मैं बाल्यकाल से इसी शहर का रहने वाला हूँ। अंडरपास की तो परिभाषा ही हमें नहीं पता थी। कभी आपने सुना था राजीव चौक का जो इस समय जीर्णोद्धार हुआ है, हीरो होंडा? अच्छा, केएमपी पे आप जाओ, केएमपी से पहले द्वारका एक्सप्रेस, मेट्रो की एंट्री, ये जो सोना से गुड़गांव के अंदर जो इतना बड़ा फ्लाईओवर बनाया है, मैं कम से कम नहीं 40 बार ही चाइना गया हूँगा। वो लोग, हम हैरान होते थे कि हमारे यहाँ कैसे नहीं होगा, लेकिन यही 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिद्ध कर दिया कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। तो ये जो विस्तार हो रहा है, हर जीएमडीए एक नई खोज है। उसके बाद फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी आई। अभी माननीय मनोहर लाल जी ने जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सोनीपत की भी डेवलपमेंट अथॉरिटी डिक्लेयर कर दी है। तो सरकार की नीयत बड़ी स्पष्ट है। जो 60-65 सालों से कभी कांग्रेस, कभी दूसरी सरकारें आई, इतने बड़े लंबे अरसे की गंदगी को दूर करने के लिए समय लगता है। आज चिरायु, आपको मालूम, चिरायु योजना, ये हरियाणा है। तो यहाँ पर आयुष्मान भारत सरकार ने दी। 50 करोड़ पूरे देश की आबादी का
लगभग 40% उसके अंदर कवर हो गया। एक गरीब व्यक्ति जो पैसे नहीं खर्च कर सकता, पहले क्या होता था कांग्रेस के टाइम में, ज़मीन जायदाद बेचते थे, अपने जेवरात गिरवी रखते थे। आप सिंपली जाइए, आपके पास आयुष्मान कार्ड है, उसके बेसिस पे आपसे कोई पैसा नहीं मांगेगा, आपका इलाज फ्री हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सी, अब कोविड के दौरान हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारे प्रधानमंत्री का शब्द है। इसका मतलब पूरा विश्व मेरा परिवार है। कैसे है? जब कोविड आया तो उन्होंने देश के 80 करोड़ लोगों को अनाज देने का काम उन्होंने किया। ये सराहनीय नहीं है क्या? 100 देशों को, विश्व के अंदर 205 देश हैं, 100 देशों को कोविड के टीके पहुंचाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी ने किया। 50 देशों को मुफ्त टीका देने का काम, जो अफ्रीकन कंट्री हैं, जो गरीब हैं, नहीं अफोर्ड कर सकते, उनको मुफ्त में टीके देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। बहनों के लिए, बेटियों के लिए, माताओं के लिए खुले में शौच, मतलब कभी कभी लज्जा आती है हमें खुद ही कि हम कैसे समाज के अंदर रह रहे हैं। उस व्यक्ति ने जब लाल किला से घोषणा की, लोगों ने हंसी मजाक किया। उसी व्यक्ति ने सिद्ध कर दिया कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, हर चीज़ संभव है। उन्होंने शौचालय बनाए, हर घर में नल, नल में जल, उन्होंने सिद्ध किया। गांवों के अंदर विद्युतीकरण, ये कोई मेरी घोषणा नहीं है, ये सब कुछ रिकॉर्ड में है। आज हर जगह, आपको मालूम है हरियाणा छोटी सी स्टेट है, इसके अंदर कितनी नेशनल हाईवे? इसके अंदर 34 नेशनल हाईवे हैं। 3 नेशनल एयरपोर्ट उनको टच करते हैं। एक हिसार में हो गया, पालम वाला बिल्कुल हमारे गुड़गांव को टच करता है, मोहाली वाला अम्बाला को टच करता है। तो रेलवे नेटवर्किंग, अच्छा उद्योगीकरण, आपकी सूचना के लिए 29 प्रांतों के अंदर, देश के अंदर हरियाणा एक ऐसा प्रांत है जिसने माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने लगभग 3 वर्ष पूर्व, जब कोविड था, उस समय मैं दुबई में था, उस समय उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर घोषणा की थी कि 22 के 22 जिलों को कुछ ना कुछ उद्योग मिलेगा। उदाहरण के तौर पे भिवानी टेक्सटाइल में आ गए हैं, जैसे पानीपत है, उसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री दे दी। मेवात, उनको लेदर इंडस्ट्री दे दी, इंजीनियरिंग दे दी। अपना आईटी इंडस्ट्री हमारे यहाँ है, ट्रैक्टर इंडस्ट्री फरीदाबाद के अंदर है। इसी प्रकार सिरसा के अंदर फूड प्रोसेसिंग। तो हर जिला को उन्होंने कुछ ना कुछ दिया। ये एक भारतीय जनता पार्टी की सकारात्मक सोच है। हर आदमी नहीं सोच सकता, बाकी आलोचना करने वाले तो करेंगे। ये सरकार निरंतर है, ये आंधी है, इसको आप रोक नहीं सकते। इनके जो विकसित भारत 2047 की बात आज के दिन में माननीय नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। क्यों? कि उनको मालूम है कि हमारा भविष्य में क्या होने वाला है। उन्होंने विकसित भारत 2047 के लिए 4 स्तंभ के ऊपर इस प्रोजेक्ट को खड़ा किया। एक स्तंभ है महिला, जैसे आप हैं, दूसरा है युवा, तीसरा है गरीब, चौथा है किसान। तो इन चारों के स्तंभ के ऊपर उसको खड़ा कर दिया। अगर आपने 2 वर्ष पूर्व का बजट सुना है, निर्मला सीतारमन ने जब कोविड के दौरान बजट पेश किया, देखो ये होता है दूरदृष्टि। उन्होंने अपने बजट को 6 स्तंभ पे खड़ा किया। पहला स्तंभ था हेल्थ केयर, स्वास्थ्य, और अंतिम स्तंभ क्या था? इनोवेशन, रिसर्च, R&D। तो कहने का अनुसंधान, कहने का अभिप्राय ये है कि सरकार हमारे दर्द को समझती है, उनके हर निर्णय के पीछे लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। तो उन्होंने जो किया वो कांग्रेस के लिए असंभव है। हम ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, क्योंकि जब किसी को शक्ति मिलती है तो वो कुछ ना कुछ करेगा, नहीं तो फिर अगली बार चुनाव में बैठ भी नहीं पाएगा। लेकिन सिमटती गई, आज कांग्रेस सिमटती गई। अब वो कुछ सीटें लेकर के खुशी मना रहे हैं कि हम प्रथम आ गए हैं। तो ये हास्यास्पद बात है। कहने का अभिप्राय है कि गुरुग्राम एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, फाइनेंशियल सिटी है, राजस्व सिटी है, एक ऐसी जहाँ पर 400 फॉर्चून कंपनी के कार्यालय हैं। इसके लिए इनको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए, मैं नहीं कहूँगा नेता चाहिए। मेरी कॉर्पोरेट की बैकग्राउंड है, मेरा 9 साल का हरियाणा सरकार और भारत सरकार का अनुभव है। मेरा 10 साल का सरकारी उपक्रम में काम करने का अनुभव है। मेरा 7 साल का प्राइवेट सेक्टर का अनुभव है। उसके अतिरिक्त 27 साल का मेरा एज ए कॉर्पोरेट, एज ए उद्योगपति, एज ए एंटरप्रेन्योर, मैं आज 9 कंपनी, अपनी औषध उद्योग की कंपनी चलाता हूँ। मेरा उत्तराखंड में, हिमाचल में, आंध्रा में, तेलंगाना में, सब जगह मेरे यूनिट हैं। तो ये इनको चाहिए कॉर्पोरेट बैकग्राउंड का उम्मीदवार। एक तो यहाँ का वासी हो, दूसरा यहाँ की भौगोलिक स्थिति को जानता हो, तीसरा सक्षम हो, चौथा उसका पेट भरा हो। कई बारी आजकल राजनीति के अंदर लोग, लक्ष्य क्या आता है? कमाना। वो पाप है, क्योंकि जब आप इस सेवा में आते हो तो आपको देना आना चाहिए।
आपका हाथ यूँ नहीं होना चाहिए, आपका हाथ यूँ होना चाहिए। क्योंकि मैंने दर्द देखा है, गरीबी देखी है। मैंने अपने बाल्यकाल में 8वीं क्लास में शायद मैंने पहली बारी चप्पल पहनी होगी, नंगे पाँव रहते थे, खाने को एक टाइम मिलता था। ऐसी गुर्बत देखी, ऐसी गरीबी देखी, फिर सोचा कि एक ऐसी स्थिति आएगी, भगवान अगर मुझे सक्षम बनाएगा तो मैं समाज को दूंगा। आज मेरे माध्यम से पंजाबी बिरादरी महासंगठन जो मैंने खड़ा किया है, जो 16,000 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है। 16,000 सदस्यों का मतलब है कि एक घर के अंदर लगभग 3 वोट होते हैं, यानी लगभग 50,000 वोटों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ मैं। तो उन लोगों को मालूम है कि आज हमारी 3 डिस्पेंसरी चल रही हैं उस पंजाबी समाज की, जिसमें लगभग 100 रोगी डेली मुफ्त इलाज, मात्र 20 रुपए की पर्ची, उसमें डॉक्टर की कंसल्टेशन भी फ्री है, दवाई भी फ्री है। एक एम्बुलेंस चल रही है फ्री। आप रात को 12 बजे फ़ोन करो, व्यक्ति आपके द्वार पे आएगा, आपसे कारण नहीं पूछेगा, आप गरीब हैं, आप अमीर हैं। एक हमारे शव वाहन चल रहा है शमशान घाट में, कई बेचारे गरीब हैं, वो मृत्यु के बाद इवन वो शव वाहन का पैसा नहीं दे सकते। फ्री ट्यूशन चल रही है बहुत सारे। एक स्कूल है नीलकंठ पाठशाला अम्बेडकर नगर गुरुग्राम में, उसमें लगभग 150 बच्चे हैं। उसको मेरे परिवार ने अडॉप्ट किया हुआ है। उस स्कूल का पूरा खर्चा, बच्चों की यूनिफॉर्म हो, उनकी पुस्तक हो, उनकी ट्यूशन फ़ी हो, जो भी खर्चा है, वो स्कूल किराए की बिल्डिंग में, उसका किराया वो सारा हमने ये अच्छा, कुछ लोग अभी राजनीति के अंदर पहले थे, फिर 5 साल चुप बैठ गए, अब बिगुल बज चुका है, अचानक मार्केट के अंदर आ गए। उन लोगों के साइनेज बोर्ड लगाने से और होर्डिंग लगाने से आज का जो वोटर है, आज का जो नागरिक है, वो बुद्धिजीवी है, वो परिपक्व है, वो आपकी कार्यशैली को जानता है। मैं आज से नहीं कर रहा हूँ, मैं तो निरंतर कई वर्षों से कर रहा हूँ। तो लोगों को समझना होगा, और आज का कोई भी किसी भी पार्टी का नेता हो, वो आज के हमारे वोटर को किसी प्रकार से बरगला नहीं सकता, गुमराह नहीं कर सकता। 8500 रुपये पर मंथ, 1 लाख रुपये महीने, साल के खटाखट, ये हास्यास्पद है। असंभव को संभव भाजपा ही कर सकती है। तो नीयत अच्छी है, इंटेंशन अच्छी है, कार्यशैली अच्छी है। तो जहाँ तक गुरुग्राम का प्रश्न है, गुरुग्राम एक पावन धरा है, माँ शीतला की धरा है, गुरु द्रोण की धरा है, और मेरी जन्मभूमि है। यहाँ पर बहुत कुछ होना है, जैसे एक बड़ा स्टेडियम बन सकता है। खेल के मामले में हम विश्व के अंदर अग्रणी हैं। छोटी सी स्टेट है, लेकिन जब हम मेडल लाते हैं, कितने लाते हैं? 40% मेडल हम लाते हैं। चरे वेती, यही तो धर्म है मेरा। हम तो जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। इस धारणा से चुनाव के लिए मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन संगठन सर्वोपरि, कमल सर्वोपरि। उन्हें लगता है कि मैं सक्षम हूँ, मैं योग्य हूँ, ये मेरे अंदर कोई विशेषता है, तो मेरी सेवाएं हैं। नहीं तो हमारा जो वास्तविक उम्मीदवार है, वो है कमल का फूल। जिसको भी वो देगी टिकट, वो उसके लिए हम सब एकजुट हो जाएंगे। संगठन का अभिप्राय है संगठित, यानी हम सब एक हैं। लेकिन चुनाव से महीना 2 पहले हर आदमी अपनी दावेदारी को ठोकने का उसको अधिकार है, क्योंकि वो निरंतर सेवा में है। मुझे लगता है कि मैं सक्षम हूँ, मैं योग्य हूँ, मैंने सेवा की है, मैं भी अपनी दावेदारी लगाऊंगा। मेरे साथ आधा दर्जन और मेरे मित्र भी लगे हुए हैं, मेरी उनको भी शुभकामनाएं हैं। कहीं किसी की आपस में प्रतियोगिता नहीं है, प्रेम भाव है, आपस में मिलते हैं। कल भी हम किसी मृत्यु के उसमें बैठे थे अपना उठाने पे, वहाँ पर भी आपस में हमारे हर पार्टी के लोग थे, हम बैठ के आपस में हास्य और व्यंग कर रहे थे। क्योंकि प्रतियोगिता मात्र उस दिन है जिस दिन चुनाव होता है, बाकी समाज के अंदर भी सबके अच्छे संबंध है। तो मेरी प्रेम भाव से रहना भी चाहिए। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता कहते हैं कि भाजपा ने अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए मेट्रो के रूट बदल दिए, इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा जी मैंने अभी पहले भी कहा था, अगर वो उस रूट पे कर देंगे जहाँ वो चाहते हैं, वो उसके ऊपर भी टिप्पणी आएगी। इन्होंने किसी और के स्वार्थ के लिए, ऐसा है कि मेट्रो जो है ना, कोई साधारण प्रोजेक्ट नहीं है। इसमें इसको बोलते हैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट, टेक्निकल रिपोर्ट। इसके अंदर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए इतने सारे बुद्धिजीवी, इतने सारे टेक्निकल लोगों की ज़रूरत होती है। उस ज़मीन की लोड बेयरिंग कैपेसिटी, और उस एरिया में कितने अंडरपास जाना पड़ेगा, कितना ज़मीन के नीचे जाना पड़ेगा, कितने ऊपर जाना पड़ेगा, वहाँ की आबादी कितनी है, बहुत सारे फैक्टर हैं। ये इस प्रकार की टिप्पणी जो है ना, ये इसे मैं कहूँगा अपरिपक्व उनके कमेंट्स हैं। क्योंकि सरकार जब भी कोई प्रोजेक्ट लाती है, आपकी सूचना के लिए, जब चंद्रबाबू नायडू हैदराबाद के अंदर, बहुत पुरानी बात है, मुख्यमंत्री थे, उनके मकान के कोने से मेट्रो जानी थी, तो उसको एक्वायर किया गया। क्योंकि जो मेट्रो की एक्विजिशन फॉर्मेलिटी है वो अलग है। तो इसलिए किसी की ये कहना जी उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए, जहाँ मेरा घर है
क्या किसी कांग्रेस का साथ वाले घर नहीं हो सकता? उसके आगे क्या जजपा का नहीं हो सकता? इनेलो का नहीं हो सकता? आप आदमी के उम्मीदवार का नहीं हो सकता? तो कौन कहाँ रहता है, ये तो भौगोलिक स्थिति और टेक्निकल इसकी जस्टिफिकेशन औचित्य चाहिए। इस प्रकार के कमेंट्स को मैं एग्री नहीं करता। मेरे कुछ आखिरी सवाल है। लंबी सूची है चुनाव लड़ने वालों की, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, अपने आपको कहाँ खड़ा पाते हैं? आपको टिकट क्यों दी जाए? अपनी कुछ खूबी बताइए। ऐसा है कि आपकी सूचना के लिए मेरे पास पहले तो मैं जो काम करता था उसका कोई डाटा नहीं रखता था। 2.5-3 वर्ष पहले मेरे मन में आया कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ मेरे पास उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। मैंने पिछले 2.5 और 3 वर्ष के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट किए हैं, मेरे पास हर प्रोजेक्ट की, हर सामाजिक परिकल्प के 20-20 अखबारों की प्रेस क्लिपिंग है, जिसमें नेशनल लेवल के पेपर भी है। दैनिक जागरण है, दैनिक भास्कर है, पंजाब केसरी है, दैनिक ट्रिब्यून है। इस प्रकार के मेरे पास सबका रिकॉर्ड है। मेरा अभी तक 2,79,000 लोगों से संपर्क हुआ है 2.5 सालों में, जिसका मेरे पास रिकॉर्ड है। अलॉन्ग विद मैं उसके आपको एल्बम भी प्रोड्यूस कर सकता हूँ प्रेस क्लिपिंग की। अब उदाहरण के तौर पे मैंने लास्ट ईयर 2022 में अप्रैल में बैसाखी मिलन किया, उसमें 2,500 लोग आए। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उसमें हमारे पंजाबी समाज के जितने भी विधायक हैं और जितने भी, जैसे हमारे संजय भाटिया जी सांसद हैं, सभी आए, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। मैंने अभी जन्माष्टमी का पिछले वर्ष आयोजन किया, जिसमें माननीय राव इंद्रजीत जी मुख्य अतिथि थे, स्वामी धर्मदेव, सुभाष सुधा जी, ये सब थे। तो उसमें 3,000 लोग आए। राव इंद्रजीत जी के कमेंट्स थे, सिकरी जी अभी हमारा पन्ना प्रमुख का कार्यक्रम हफ्ता 10 दिन पहले हुआ है, हम लोग संगठन पूरा लगता है और 2,000 लोग इकट्ठे कर पाए, आपने इतने अल्प समय के अंदर अपने समाज के 3,000 लोगों को इकट्ठा कर दिया। अभी रामलला जी का आयोजन हुआ तो मन में प्रेरणा आई कि मैं भी राम भक्त हूँ, मेरे मन के अंदर प्रेरणा आई तो मैंने अपने मित्रों के साथ मिलकर के एक शोभा यात्रा निकाली। उस शोभा यात्रा के अंदर नेशनल लेवल के टीवी चैनल की कमेंट्स हैं, अखबारों में आए हैं कि लगभग 8 से 10,000 लोग जुड़े, जिसमें सुधा यादव जी मुख्य अतिथि थी, हमारे सुधीर सिंगला जी थे, कमल यादव जी थे, जवाहर यादव जी थे और हमारे स्वामी ज्ञानानंद जी उस दिन गरिमामय उपस्थित थी और स्वामी धर्मदेव जी के शिष्य हैं स्वामी उमानंद जी, उनकी गरिमा में उपस्थित थी। अभी मैंने पिछले महीने 21 जून को योगा दिवस मनाया, 6,500 लोग उसमें थे। उसमें भी सुधा यादव जी थी, उषा प्रियदर्शनी थी और हमारे कमल यादव जी थे, स्वामी ज्ञानानंद जी थे। मैंने एक हनुमान चालीसा पाठ की मुहिम छेड़ी थी लगभग 16 माह पूर्व। मन में था कि आज का जो युवा है वो संस्कार विहीन हो रहा है, उसको संस्कारवान बनाने के लिए मैं कौन सा ग्रंथ लूँ, समय कम है और आज के युवा भी जल्दी में है। तो मैंने बहुत सारे ग्रंथों के बारे में सोचा, मैंने अध्ययन किया, स्वाध्याय किया, बहुत सारे मैंने ग्रंथ पढ़े, लेकिन मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि एक 40 चौपाई का एक गुटका है छोटा सा, जिसको बोलते हैं हनुमान चालीसा। मैंने उसके ऊपर फोकस किया। मैंने एक श्याम मंदिर है न्यू कॉलोनी में, वहाँ से प्रारंभ किया। 16 महीने के अंदर एक भी मंगलवार ऐसा नहीं गया जहाँ पर हनुमान चालीसा पाठ ना हुआ हो और हर मंगलवार को 5 जगह हनुमान चालीसा का पाठ होता था मेरी अगुवाई में। टोटल मिलाकर के लगभग 6,46,000 पाठ हुए हैं। इसमें लगभग 51,000 लोग जुड़े हैं और 308 स्थानों के ऊपर ये पाठ हुए हैं। अभी छोटी उपलब्धि है क्या? इसका मतलब ये है कि अगर ये सब टोटल आप करें तो लगभग 2.25 लाख लोग मुझे निजी तौर पे जानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा मेरे वोटर हैं, क्योंकि विचारधारा हर व्यक्ति की अलग होती है। कहने का मतलब है कि जब आप संपर्क अभियान कहते हैं ना, जैसे कि आर यू रियली नोन इन द मार्केट, यस, लोगों को मालूम है। अभी जिस भी कार्यक्रम में जाता हूँ लोग ये कहते हैं हनुमान चालीसा वाले सिकरी जी आ गए, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरी धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधि से। और इसके अंदर सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है जो मैं बताना भूल गया आपको, कि इसके अंदर युवा जुड़ा और मेरे हनुमान चालीसा पाठ के बाद लगभग आधे घंटे का मेरा वक्तव्य होता है आध्यात्मिक या मैनेजमेंट के ऊपर। उसके दौरान बहुत सारे बच्चे हमारे जो है स्कूल के और कॉलेज के मेरे से आध्यात्मिक प्रश्न पूछते हैं और ईश्वर कृपा से उनको आत्मिक संतुष्टि भी होती है। इससे उनके अंदर परिवर्तन आ रहा है। तो ये है तो गिलहरी प्रयास, मैं इसका कोई श्रेय नहीं लेना चाहता, लेकिन गिलहरी प्रयास भी ऐसा ऐसा एक कहते हैं ना, एक बीज अंकुरित किया वट वृक्ष का रूप धारण करेगा। तो इस प्रकार जितने भी मैंने कार्यक्रम किए हैं तो शहर के अंदर बच्चा जानता है, महिलाएं बहनें हमारी जानती हैं, सामाजिक हर वर्ग का, यानी कि ओनली पंजाबी समाज के तो मैंने बताया 16,000 मेरे सदस्य हैं। तो एक घर में 3 अगर वोट गिनेंगे तो ये 50,000 हो जाते हैं। लेकिन मेरा कहने का अभिप्राय है कि जो मैंने आध्यात्मिक अनुष्ठान उठाया,
इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वो मेरे बाल्यकाल से एक मेरा शौक था। मैंने बचपन से तुलसी कृत रामायण के ऊपर काफ़ी अध्ययन किया, स्वाध्याय किया, उसके ऊपर मैंने कुछ लेख भी लिखे हैं और अब जो मैं बोलता था वो यूट्यूब में के माध्यम से लोगों के तक पहुँचे हैं। तो वो भी एक मेरा प्रयास था। तो कहने का मतलब है कि शहर के अंदर मेरी दावेदारी बड़ी साधारण है कि मैं एक समाज के अंदर नीचे ज़मीन से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति हूँ, ठीक है। बहुत गरीबी से ऊपर उठा हूँ, एक अच्छा उद्योगपति बन गया हूँ, कई हज़ारों लोगों को रोज़गार दे रखा है, लेकिन अपना जो जीवन शैली है साधारण रखी हुई है। और मेरे हाथों से, मेरे माध्यम से यदि किसी और गरीब व्यक्ति का इन सेवाओं से भला हो जाए तो मेरे लिए एक आत्मिक संतुष्टि है। अगर आपको टिकट मिल जाए तो आपका क्या रोड मैप होगा? आप गुड़गांव के लिए क्या करना चाहेंगे? ऐसा ही गुड़गांव में बहुत कुछ हो चुका और बहुत कुछ बाकी है। ये एवर एंडिंग प्रोसीजर है, इसकी कहीं आप रेखा नहीं खींच सकते हैं। जैसे हमारी बेटियां हैं, हालांकि उनकी सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ पर गुरुग्राम एक ऐसा शहर है जहाँ पर लगभग 29 के 29 राज्यों के लोग यहाँ रहते हैं और यहाँ पर 65% आबादी युवा है। तो उन बच्चियों की सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण है। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में निस्संदेह जो नई शिक्षा नीति आई है, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने उसका इंट्रोडक्शन दिया है, उसमें बहुत सारे पॉजिटिव। अब मैं उदाहरण के तौर पे मेरे जीवन का एक लक्ष्य है कि संविधान के अंदर हमारे मौलिक अधिकार भी हैं, हमारे मौलिक कर्तव्य भी हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि आज का हर व्यक्ति अपने अधिकारों को जानता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उस व्यक्ति को अपने कर्तव्य नहीं पता कि मेरा संविधान के प्रति क्या कर्तव्य है, मेरा राष्ट्रगान के प्रति क्या कर्तव्य है, सरकारी प्रॉपर्टी के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, पर्यावरण के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, महिलाओं के प्रति, महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, झंडे के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है। ऐसे हमारे कर्तव्य हैं डबल हमारे अधिकारों से। तो ये भी हमें मेरी इच्छा ये है कि ये पाठ्यक्रम में नहीं होता तो हर स्कूल जाकर के इसको भी हम इंक्लूड करें। और सफाई, निस्संदेह आपने जो मुद्दा उठाया है, पिछले 1 महीने में जब माननीय मुख्यमंत्री आए थे, उसके बाद देखो हमने भी मुहिम छेड़ी, सरकार भी गंभीर हो गई है। आज मैं आपको बताता हूँ कि मैं प्रायः मेरे पास 2-3 कंप्लेंट डेली आती हैं, गूगल लोकेशन लिंक के साथ भेजता हूँ, अगले दिन कमिश्नर का मेरे पास जवाब आता है कि हाँ जी, यहाँ की सफाई हो चुकी है। तो सरकार गंभीर है। बीच में एक लैप्स आया, एक गलत समय आता है, उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं है। भविष्य की बात करेंगे कि आने वाला जो हमारा युवा है, जो हमारे देश का भविष्य है, जो मैंने कहा ना हमारे देश की 65% आबादी 35 साल से नीचे है, उसके बारे में सोचना, खेलों के बारे में सोचना, बड़े ऑडिटोरियम के बारे में सोचना और महिलाओं के बारे में सोचना, क्योंकि महिलाएं हमारी कई गाँवों की महिलाएं सीधी हैं, तो उनको भी बहुत सारी ऐसी स्कीमें उनको मालूम नहीं है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से यद्यपि वो स्कीम जाती हैं, सारी योजनाएं, बट अभी भी उसमें कमी है। तो हम चाहते हैं कि घर घर, और चाहे वो गरीब है, चाहे वो असहाय है, चाहे वो अमीर है, बिना किसी भेदभाव के हम उनके घर पे वो स्कीम पहुंचाएं और उसका वो लाभ भी उठाएं। लेकिन जो हमारे भाजपा के जो हमारे नेता चले गए, उनका जो सपना था अंत्योदय, पंक्ति के अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है, उसका कल्याण हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, हमारा ध्येय है और इसको हम पूरा करके रहेंगे। थैंक यू सो मच सीकरी जी। व्हाट्स